हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आ चुके हैं। उस क्रैश कोर्स में हम आपका 26 अप्रैल से पहले आपका एसएसटी का पूरा टर्म 2 का सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में मैं आपका एक फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये आपकी आज हिस्ट्री की सेकंड क्लास है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं कि कैसे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में कैसे बिल्कुल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली बहुत ही टर्मोइल वाली जो है सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो जाते हैं। ठीक है, उनका हॉस्टाइल वाला बिहेवियर हो जाता है ना। और हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों के अंदर अब नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है। तो वो जो अलग अलग एरिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी और वो जो इतना गुस्सा लोगों के मन में भड़क रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको यूनाइट करने की बहुत ज़रूरत थी। और उसको यूनाइट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें एक ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी की, हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो पूरे भारत की फीलिंग्स को समझ सके और पूरे भारत को एक छोटे से नहीं, मतलब एक अम्ब्रेला के अंदर लेकर आ सके। अब अम्ब्रेला क्यों? बारिश थोड़ी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। अम्ब्रेला में इसलिए रहना था ताकि हम लोग मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है फाइट कर सकें। और अगर मिलकर लड़ेंगे तो क्या होगा? ज़रूर हमारे को सफलता मिलेगी। तो फिर इसी दौर में कौन आता है? आपके आते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी कब आते हैं भाई? 1915 में महात्मा गांधी एंट्री लेते हैं। कहाँ पे? इंडिया में एंट्री लेते हैं। और जब वो इंडिया में एंट्री लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं इंडिया में एंट्री? साउथ अफ्रीका में वो घूम रहे होते हैं पहले तो। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका में भी वो क्या करके आते हैं? साउथ अफ्रीका में भी वो सक्सेसफुली रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में जो है लड़के आते हैं, लड़ाई फाइट करके आते हैं। और उस फाइट में ही यूज हिज वेरी मोस्ट पावरफुल वेपन नोन एज सत्याग्रह। ठीक है, एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह नाउ विल बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑल्सो। क्योंकि गांधी जी को पता है ये बहुत ही पावरफुल, सत्याग्रह का जो टैक्टिक है उनके पास बहुत ही पावरफुल है। अब गांधी जी जो हैं अपने सत्याग्रह के इस टैक्टिक को लेकर इंडिया में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मेरे लोगों को, मेरे भारत के वासियों को, मेरे प्यारे भारत के भाई बहनों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो अब वो क्या करेंगे? वो जो है इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब गांधी जी इंडिया में आते हैं 1915 में गांधी जी इंडिया में आते हैं। ठीक है, और 15 में आने के बाद गांधी जी पूरे 1 साल तक भारत का भ्रमण करते हैं। भ्रमण मतलब पूरी इंडिया में घूमते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं 1 साल कि इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किस किस कैटेगरी के लोग हैं और अलग अलग जो कैटेगरी के लोग हैं उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो गांधी जी सबसे पहले तो भाई कौन सा अपने साथ कौन सा हथियार लेकर आते हैं? सत्याग्रह का बहुत ही पावरफुल वेपन अपने साथ वो लेकर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम सत्याग्रह होता क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सत्याग्रह जो है इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये सत्य प्लस आग्रह है। ठीक है, तो सत्य का मतलब होता है सच्चाई और आग्रह का मतलब होता है उसको प्राप्त करना। तो सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हमारे को सत्याग्रह करना है। ठीक है, तो सत्याग्रह का जो आइडिया था ये बताता था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई पर बहुत ज़्यादा बल देता था। ये कहता था इफ़ योर कॉज वॉज ट्रू and your struggle was against the injustice, then physical force or any kind of violence is not necessary to fight the oppressor. oppressor मतलब जो हमारे को दबा रहे हैं, जो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी भाई आते हैं सत्याग्रह का अपना आइडिया लेके। और सत्याग्रह का आइडिया क्या है? आप समझ ही गए हैं बच्चे जी कि सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए लड़ना। ठीक है, और सत्य के लिए जब आप लड़ते हैं तो आपको किसी भी तरीके की हथियारों की, गोली बारूद की, डंडे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, गांधी जी बोलते थे कि अगर आप सत्य की राह में चल रहे हैं, इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, तो जो आपका ऑपरेशर है ना, उसको, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, उसको झंझोड़ दो। मतलब उसको जो उसकी जो सोल है उसको अंदर तक ये पहुंचा दो, अपनी बात पहुंचा दो किसी भी तरीके से कि तुम बिल्कुल सही के लिए आवाज़ उठा रहे हो। और एक ना एक टाइम बाद आपका जो ऑपरेशर है वो भी इस बात को समझेगा और आपको किसी भी तरीके की लड़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको किसी तरीके के हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है जीत जाएंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो हैं कहते थे कि जो अहिंसा है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, और जो उनका सत्याग्रह का आइडिया है यही क्या है? एक सबसे पावरफुल धर्म है। ठीक है, पावरफुल धर्म मतलब मतलब हमारा रिलीजन भी यही है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एजेंडा भी यही है। ठीक है जी, तो गांधी जी के अनुसार ये सत्याग्रह एक उनका पवित्र धर्म है। हाँ, अहिंसा ही सबको अपनानी चाहिए। आज भी हम लोग अहिंसा पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गांधी जी ने जब अपनी सत्याग्रह की नीति स्टार्ट की भारत में आके, तो उन्होंने सत्याग्रह को सबसे पहले कहाँ पे आजमाया?
3 स्मॉल स्केल मूवमेंट में आजमाया। तो वो 3 जो स्मॉल स्केल मूवमेंट थे अभी मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वो आते हैं 15 में वो इंडिया में एंट्री करते हैं, 16 में वो सबसे पहले चंपारण मूवमेंट की ओर जाते हैं, ठीक है। तो भाई क्या होता है, आप ये आगे 12th में जब आप इंग्लिश में स्टोरी पढ़ेंगे, इंग्लिश में मतलब रियल में एक स्टोरी भी है ये, ठीक है, इंग्लिश की बुक में दी हुई है क्लास 12th में, आप उसमें पढ़ेंगे कि 16 में क्या होता है, 1916 में लखनऊ में ना कांग्रेस का एक सेशन हो रहा होता है, एक अधिवेशन होता है, जिसमें एक राम लखन नाम का पर्सन जो है बिहार से आता है, गांधी जी से मिलता है और बोलता है कि हमारे बिहार में चंपारण में बहुत ज़्यादा जो है बुरा हाल है। क्यों? वहाँ पे लैंड ओनर्स जो हैं वो हमारे से ज़बरदस्ती क्या करवाते हैं, इंडिगो की क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं, इंडिगो की खेती करवाते हैं, और इंडिगो की खेती हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। फिर गांधी जी आते हैं और क्या होता है भाई, गांधी जी अपना हथियार का इस्तेमाल करते हैं, हथियार कौन सा, सत्याग्रह का हथियार का औजार का इस्तेमाल करते हैं और चंपारण में सक्सेसफुली मूवमेंट जो है उसको लॉन्च करते हैं और काफ़ी उनको जो है वो सफल भी होते हैं। तो अब क्या होता है इस मूवमेंट में, मैं आपको बताती हूँ। बिहार में चंपारण नाम की जगह है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने ऑपरेसर से। ऑपरेसिव बंदे कौन है वहाँ पे ज़मींदार जो हैं, लैंड ओनर्स जो हैं, वो उनको फोर्सफुली उनसे जो है इंडिगो की क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं, इंडिगो की खेती करवाते हैं। अब जो इंडिगो की खेती है वो इसलिए करना नहीं चाहते क्योंकि इंडिगो की खेती जो है बहुत ही ख़राब होती है। इस इंडिगो की खेती को करने के बाद क्या होता है, जो उनका जो ज़मीन होती है ना वो उपजाऊ नहीं बचती, मतलब बैरन हो जाती है वो, ठीक है, फर्टाइल नहीं बचती है, ठीक है। प्लस उनको इस इंडिगो की फार्मिंग के अच्छे पैसे भी नहीं मिलते थे, तो वो क्यों करना चाहेंगे। इसीलिए किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, पीजेंट लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर दबाव डाला जाए नील की खेती करने के लिए। इंडिगो की जो क्रॉप थी वो उनके लिए बहुत ही बुरी होती थी, इसलिए सबसे पहले तो वो चंपारण में जाते हैं, लड़ते हैं और वो सच में वो सक्सेसफुल भी होते हैं। अब अगर हम बात करें खेड़ा की, तो खेड़ा जो है वो उनका 2nd नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब चंपारण के बाद स्मॉल स्केल पे 2nd नंबर पे जो है उनका खेड़ा मूवमेंट होता है। देखो बच्चे, आपसे पूछेगा कि चंपारण मूवमेंट कब हुआ था। वैसे मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग तो इसकी कब हुई थी भाई, स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1915 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन जो गांधी जी हैं उन्होंने एंट्री कब की थी इस मूवमेंट में, 1916 में की थी। और हमारे को इस चैप्टर में गांधी जी के बारे में ही पढ़ना है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन द चंपारण मूवमेंट वाज स्टार्टेड, देन यू विल आंसर इन 1916, ठीक है। खेड़ा मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, खेड़ा मूवमेंट जो है वो 1917 में स्टार्ट हुआ था। अब खेड़ा क्या है, खेड़ा जो है गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर भी किसान ही परेशान होते हैं। किसान इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि जो उनकी क्रॉप थी ना, उसको वो क्रॉप फेलियर हो जाता है वहाँ पे। और क्रॉप फेलियर क्यों हो जाता है बच्चे, इसलिए हो जाता है क्योंकि जो खेड़ा है ना वहाँ पे प्लेग नाम की ना एक एपिडेमिक फैली होती है। एपिडेमिक मतलब वही बीमारी, जैसे कि आज हमारे पास कोरोना है, वैसे ही उस टाइम पे जो है प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। तो जो प्लेग की बीमारी थी ना वो किससे फैलती है, रोडेंट्स के थ्रू फैलती है। रोडेंट्स मतलब आपको छुछुंदर हो गए है ना, और चूहा हो गया, ये सब जो है रोडेंट्स होते हैं हमारे। तो अगर कोई प्लेग से अफेक्ट है कोई आपका चूहा, तो वो अगर किसी भी क्रॉप वाले एरिया में घुस जाएगा तो वो हमारी फसल को भी ख़राब कर देगा। और वो रोडेंट्स जो है हमारी फसल को इतना बुरी तरीके से क्रॉप को ख़राब कर देते थे कि वो खाने लायक नहीं बचती थी। इस वजह से क्या होता है भाई, वहाँ पे क्रॉप जो है फेलियर हो जाता है, प्लेग की एपिडेमिक फैल जाती है, लोग बहुत एक तो मर रहे होते हैं, परेशान बहुत होते हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। छोटे किसान सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन सब प्रॉब्लम से, ठीक है। और जो है वो अपना रेवेन्यू जो है पे नहीं कर पा रहे थे। बड़े किसान जो थे उनके पास सेविंग्स थी, वो तो पे कर पा रहे थे, लेकिन छोटे नहीं कर पा रहे थे। तो क्या होता है भाई, किसान जो है परेशान होते हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलते हैं कि प्लीज़ जो रेवेन्यू है उसको या तो माफ़ कर दो या थोड़ा कम कर दो, हम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी गवर्नमेंट बात नहीं मानती है। अब लोग जो है, किसान जो है क्या करते हैं भाई, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी आते हैं भाई वहाँ पे अपना डंडा लेके, है ना, अपनी धोती पहन के डंडा लेके आ जाते हैं गांधी जी। और यहाँ पर भी फिर वो क्या कर देते हैं, अपना सत्याग्रह कर देते हैं स्टार्ट, है ना, अपना आंदोलन शुरू कर देते हैं और काफ़ी सफल वो यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करती है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं आपको एक मूवी भी बताऊंगी, महात्मा गांधी, अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी, आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है ये मूवी। इसमें आपको दिखाएंगे कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है ना, गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि ठीक है आप हम मना कर देंगे, गवर्नमेंट नहीं झुकती, लेकिन गवर्नमेंट फिर कुछ बोलती भी नहीं है, ज़बरदस्ती दबाव भी नहीं डालती कि आप जो है हमारे को रेवेन्यू दो, ठीक है। तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक नीची ना हो जाए इसलिए उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी अपनी मतलब वही है, अपनी बात अपने को नीचे नहीं झुकाया और बोला नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करें अहमदाबाद मील मूवमेंट की, तो देखो ये आपका इंडिया में मतलब इस पूरे चैप्टर में
पहला ऐसा मूवमेंट है गांधी जी का जो उन्होंने मील वर्कर्स के लिए स्टार्ट किया था। मील वर्कर्स वही छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले। अहमदाबाद तो आपको पता है ये बहुत फेमस है अपने कपड़ों के लिए, तो यहाँ पर भी अहमदाबाद के कॉटन मिल में ही ये मूवमेंट जो है या सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है 1918 में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपको पता है भाई, गुजरात में हालात बहुत ख़राब थे 1916 के टाइम पे, क्योंकि एक तो प्लेग का एपिडेमिक फैल चुका था, है ना, और क्रॉप फेलियर हो ही चुका था। अब आपको पता है भाई क्रॉप फेलियर हो गया तो क्रॉप की कमी पड़ जाएगी, और जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो क्या होता है, चीज़ों के दाम हैं, प्राइसेज हैं, वो क्या हो जाते हैं, रैपिडली हाई हो जाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही हो रहा था। जो यहाँ पे कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स थे वो अपनी उतनी पेमेंट से उतना अनाज नहीं खरीद पा रहे थे। क्यों नहीं खरीद पा रहे थे? क्योंकि जो अनाज है, जो क्रॉप मतलब जो आपका खाने पीने का सामान है वो महंगा हो गया था। तो जो वर्कर्स थे वो कहते हैं अपने ऑफिस मतलब अपने ओनर से जाके कि प्लीज़ थोड़ा सा हमारे जो वेजेस हैं उसमें इंक्रीमेंट किया जाए, लेकिन जो उनके वर्कर्स के जो ओनर होते हैं वो नहीं मानते हैं इस बात पे। तो फिर वर्कर्स जो है क्या करते हैं, अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी यहाँ पर भी आते हैं और सक्सेसफुली अहमदाबाद मील मूवमेंट जो है वो भी लॉन्च करते हैं और सक्सेसफुली इसको ख़त्म भी करते हैं। उनके वेजेस में यानी कि वर्कर्स के वेजेस में भाई कितने % की इंक्रीमेंट होती है, मानोगे नहीं, 30% का इंक्रीमेंट जो है उनको देखने को अपनी इनकम में मिलता है। तो यहाँ पर भी गांधी जी सक्सेसफुल होते हैं। अब गांधी जी से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डर चुकी है कि भाई 3 लगातार बंदे ने सक्सेसफुली अपने मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किए। ठीक है, यानी कि गांधी जी गवर्नमेंट को पता लग गया था कि जो गांधी जी सत्याग्रह का अपना टैक्टिक लेकर आए ना भाई, वो खोखली बात नहीं है, उन्होंने सच साबित करके दिखा दिया था। अब गवर्नमेंट जो है वो डर गई है गांधी जी से। अब गांधी जी ये छोटे मोटे चीज़ों पर नहीं लड़ने वाले थे। गांधी जी को तो पता था कि मुझे अपने देश को आज़ादी दिलानी है और अहिंसा का रास्ता अपनाना है। अब गांधी जी बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। अब जो बड़े लेवल के मूवमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। इस वीडियोज़ की जो पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और आपका टारगेट ये है कि आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो मैं कब लेकर आऊँगी, जब आप मेरे पूरे सब्सक्राइबर 350 तक पहुँचा देंगे। अभी 340 हैं, प्लीज़ 10 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो इसको कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।